अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं इन फोकस्ड ऑन न्यूज़ पर। मैं हूं नादिया नकी आपके साथ। बिलाखिर वफाकी बजट 23-24 का इसहाक डार साहब ने रिवील कर दिया और उन्होंने कल की तरह जब इकनॉमिक सर्वे उन्होंने रिवील किया था तो आज भी उन्होंने काफ़ी तमहीद बांधी। नवाज शरीफ के उस दौरे हुकूमत का उन्होंने तस्करा किया कि उस वक्त के क्या हालात थे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तमाम फिगर्स से उसका तकाबली जायज़ा लिया और बिलाखिर फिर उन्होंने अगले साल का जो माली बजट है माली साल का वो भी पेश किया। उन्होंने एक बात कही कि ये तरक्की का बजट है, सियासी बजट नहीं है, वरना तो इलेक्शन ईयर है, लिहाजा बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर इसको इस तरह से रखा गया है। आपने देखा कि इस बजट स्पीच से कबल शहबाज शरीफ साहब ने जो वफाकी काबीना का इजलास जो बजट मंजूरी देता है उसके बाद उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नवा जायज़ा इजलास जो है वो उनको बड़ी उम्मीद है कि 1 माह के अंदर शायद वो इंक हो जाए एंड फाइनली IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो जाए। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जो बजट का पूरा फ्रेमवर्क है ये बताया गया था कि IMF के अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। बहरहाल वफाकी बजट जो पेश हुआ उसमें कुछ फोकस रखे इस मौजूदा हुकूमत ने, जिसमें उन्होंने ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ बजट का नाम दिया, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, SMEs, इंसेंटिव्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और एनर्जी, ये हुकूमत वक्त का फोकस। और जो रिलीफ की उन्होंने बातें की कि जो रिलीफ उन्होंने फराम किया है वो बिस्प में किया है, जो कि 400 से 450 बिलियन बस कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाएंगी पल्सेस पे, वीट पे, घी पे, दालों पे, और ये सब होगा यूटिलिटी कॉरपोरेशन के तहत। पेंशन्स में इजाफा 17.5% आई थिंक ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के लिए किया गया है और 35% सैलरीज का एड हॉक का उन्होंने अनाउंसमेंट की है। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने 1150 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो हदफ है वो बताया गया जो उन्होंने रखे हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से FBR की उन्होंने बताई कि 9200 हदफ है, जो कि 8.7% ऑफ GDP उन्होंने रखा है। ग्रोथ उन्होंने टारगेट बताया है 3.5%। आपको याद होगा कल इकोनॉमिक सर्वे में 0.29% की ग्रोथ एक साल की बताई गई, जो उन्होंने कहा कि दिस इज़ द रियलिटी, यानी जो रियल ग्रोथ हमें एक साल के अंदर मिली है। जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम में आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ माहिर माशियात यहाँ पर मौजूद हैं या माशी तज्ज़ियाकार के ज़्यादा बेहतर तौर पर इन तमाम फिगर्स का जायज़ा लेंगे और एक आम फहम ज़बान में आप लोगों के लिए ये बताना पसंद करेंगे कि ये तरक्की बजट है, यानी तरक्की के लिए है, IMF फ्रेंडली बजट है, पीपल्स फ्रेंडली बजट है, बिजनेस फ्रेंडली बजट है, ये क्या है। मेरे मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए कराची स्टूडियो में खुर्रम हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हैं उज़ैर यूनुस, थैंक यू सो मच उज़ैर फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे, और फरहान बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम बताइएगा, लेट्स बी मतलब इन सिंपल टर्म्स एक फेयर एनालिसिस आपका क्या है, गिवन जितनी भी इन्होंने मसाइल का जिक्र कल से करते आ रहे हैं, कितने मसाइल का हमें सामना करना पड़ा और हमने अपनी सियासत को जो है वो कुर्बान किया है इस मईशत की बहाली के लिए। तो आप समझते हैं कि ये जो बजट उन्होंने पेश किया है ये तरक्की के लिए है, इट्स मोर टिल्टिंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रादर देन इलेक्शन? नादिया, आपने 3 कैटेगरीज कही थी ना कि ये क्या तरक्याती बजट है, या ये आपने 2 और कैटेगरीज IMF फ्रेंडली और पीपल्स फ्रेंडली बजट या फ्रेंडली बजट। मैं कहूँगा इट्स ऑल ऑफ द अबव एंड इट्स नन ऑफ द अबव। ठीक है, जब आप सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो आपसे कुछ नहीं होता है इन अ सेंस। इसमें मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। जैसे अब मैं आपको कोर चीज़ जो मैं हमेशा देखता हूँ बजट में, जो रेवेन्यू एक्सपेंशन का जो टारगेट होता है, अब ये 7.2 ट्रिलियन रुपीज़ से 9.2 ट्रिलियन पे लेके जा रहे हैं। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि हम अगले साल में 2 ट्रिलियन रुपीज़ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। पहला सवाल ये पैदा होता है जब भी आप ये देखें कोई गवर्नमेंट अनाउंस कर रही हो कि बजट में हम लोग रेवेन्यू यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, आप पहले पूछें भाई कैसे, प्लान क्या है आपका, और उसके लिए फिर हम लोग दूसरा एक और डॉक्यूमेंट इसके साथ आता है जिसमें उन्होंने सारे अपने रेवेन्यू मेजर्स आउटलाइन किए होते हैं। उसको स्कैन करते हैं, उसको देखते हैं, ढूंढते हैं कि भाई कहाँ से ला रहे हैं ये लोग एडिशनल 2 ट्रिलियन रुपीज़। कुछ तो इन्फ्लेशन से आ जाएगा, कुछ तो इनको जो नॉमिनल GDP ग्रोथ इन्होंने प्रोग्राम की हुई है वहाँ से आ जाएगी, और बाकी कहाँ से आएगा झटके से। अब मैं देख रहा हूँ उनका रेवेन्यू प्लान लगाते हैं ना आवाम पर, जैसे लेवी बढ़ा देना,
لیوی بڑھا دینا ہے اینڈ واٹ ناٹ. تو ابھی فی الحال وہ ریونیو پلان نہیں نظر آ رہا وہ, اور اگر نظر جو بھی آ رہا ہے اٹس ناٹ میکنگ سینس, کلیئر نہیں ہے کہ بھئی ویئر ول دس نامنل جی ڈی پی گروتھ اور انفلیشن کے ذریعے کچھ تو ہو جائے گا انکریز, سم آف دیٹ 2 ٹریلین ول بی کورڈ بائی دیٹ. باقی جو ہے کچھ امپیکٹ ہوئے گا جو منی بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا تھا فیبری میں, ان میجرز کا کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ 60 روپے تک لے جائیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وہاں سے ہو جائے گا, بٹ آئی کینٹ سی اینی سارٹ آف اے کور سینٹرل تھرسٹ آف دا ریونیو پلان. ہاں کہ یہ کہاں سے, اچھا اور جو کلیکٹ ہوگا خرم اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 80% تو یہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں جائے گا, جو انہوں نے خود بتایا تھا کہ 80% ول گو ان ڈیٹ سروسنگ. جو اب یہ کیسے کلیکشن ہوگی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عزیر سے بھی اس کے اوپر پوچھ لیتے ہیں, یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں ریونیو کلیکشن کی یعنی ٹیکسز کی مد میں ایف بی آر کلیکشن جو انہوں نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے عزیر, اور آج بھی نان فائلرز کا بڑا ذکر کیا گیا کہ ود ہولڈنگ اتنا, اس چیز پہ ود ہولڈنگ اتنا, فائلرز جو ہیں وہ تھوڑا کم دیں گے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں, آپ کو نہیں لگتا کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو ہیو اے ٹیکس ریفارم تو اس کے لیے آپ یہ ود ہولڈنگ نان فائلرز پہ جب آپ لگاتے ہیں بہت سو, اور جن پہ لگایا جا رہا ہے وی آل نو کن پہ لگایا جا رہا ہے, یہ زیادہ وہ ہیں جو ان سے ٹیم نہیں ہوتے, تو آپ تو بینکنگ چینل سے ان کو باہر کر دیتے ہیں سب سے پہلے. سو وہ اکانومی الگ تھرائیو ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے ریونیو ٹارگٹس جو ہیں وہ میٹ نہیں کر پاتے کبھی. یہ جو بجٹ ہے بیسکلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ لیک آف امیجنیشن ہے اور ایپیٹائٹ نہیں ہے اصل ریفارمز کرنے کی. تو آپ ٹیکس کی بات کر رہی تھی, تو ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگلے آنے والے سال کے اندر 31% جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھیں گے کلیکشن میں, اور 25% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھیں گے ان بجٹ کے حساب سے, جس میں سیلز ٹیکس سب سے بڑا کمپوننٹ ہے. تو اب اگر ہم کہیں کہ مہنگائی کی شرح آنے والے سال میں تقریباً 20-21% رہے گی, اگر جو ایسٹیمیٹ ہے براڈلی اسپیکنگ, تو آپ سیلز ٹیکس یا انڈائریکٹ سائڈ پہ تو صرف 4% ریئل ٹرمز میں اضافہ کریں گے, یعنی کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھایا گیا, اور ڈائریکٹ ٹیکسز میں کسی طرح جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ 10% جو ہے ریئل ٹرمز میں اضافہ کیا جائے گا. تو ایز سچ آئی ایگری وتھ خرم, کوئی پلان نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بوروئنگ کی نیڈز ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی $6 ارب وہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ کمرشل بینکس اور یورو بانڈ سے بورو کریں گے, ایک سچویشن میں جہاں دنیا بھر میں بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا کہ نہیں. کیا $6 بلین کا ایسٹیمیٹ ریئلسٹک ہے کہ نہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے سال کے اندر $2.4 ارب جو ہیں وہ IMF سے آئیں گے. تو لگ بھگ اگر 3 سال کا پروگرام بنتا ہے تو تقریباً $7.5-8 ارب کا نیا IMF پروگرام ان کو نیگوشیٹ کرنا ہوگا آنے والے مہینوں کے اندر. سب سے خطرناک بات اس بجٹ کے ڈاکیومنٹ جب میں ابھی کوئکلی دیکھ رہا تھا نمبرز کو, وہ یہ ہے کہ تقریباً 80% جو ریونیوز ہیں حکومت کے, ٹوٹل کلیکشن, نیٹ کلیکشن نہیں ٹوٹل کلیکشن, وہ مارک اپس میں جائے گی, یعنی کہ سود کی ادائیگی میں جائے گی. تو اگر آپ موٹی موٹی بات کریں تو سوورن جو ہے وہ انسالوینٹ ہے اس وقت, اور یہ بجٹ ڈاکیومنٹس میں آپ کو نظر آ رہا ہے. فرحان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فرحان, آپ کے پہلے ذرا اوپننگ کامنٹس لے لیں. ان ٹوٹالٹی اس بجٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ڈار صاحب نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا بجٹ, میں اس میں ایڈ کرتی ہوں IMF فرینڈلی, پیپلز فرینڈلی یا بزنس فرینڈلی. بتائیے فرحان. بھائی اب میں کیا کہوں, میں کوئی زیادہ ایک حد سے زیادہ سخت بات کہوں گا تو پھر آپ دوست ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن مجھے تو بجٹ کے کچھ حصے سنتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی, اور اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے کہ دیکھیں ایک حکومت جو کہ نئے مالی سال میں 6 ہفتے کی مہمان ہوگی اگر ہم الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں, اس نے پورے سال کا بجٹ پیش کیا. ملک کی معیشت اس وقت شدید سلو ڈاؤن کا شکار ہے. اب کیسے ہم مان لیں کہ ایک سال میں FBR ریونیو 30% بڑھ جائیں گے؟ اگر ان کی سیاسی ریکارڈ ایسا ہوتا کہ جس سے پتہ چلتا کہ یہ واقعی یعنی اصلاح کی طرف ملک کو لے جانے کی قابلیت رکھتے ہیں, تو پھر کم سے کم اس پہ تھوڑا بہت کانفیڈنس ہوتا کہ ٹھیک ہے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں. لیکن کا بیک گراؤنڈ ہے جس قسم کے کی ان کی تاریخ رہی ہے اس حکومت کی, اور جو 13 پارٹیاں بیچ میں ہیں, پھر 13 پارٹیوں کا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اتنی ساری چیزوں کو, پارٹیوں کو جب آپ ملائیں گے تو پھر وہ انٹرسٹ جو کہ ویسے ہی ویسٹڈ انٹرسٹ پورے ملک میں ہر سیاسی پارٹی میں گھسے ہوئے ہیں, وہ 13 پارٹیز میں گھسے ہوئے ہیں. وہ 13 پارٹی آگے وہ کیا کریں گے, کیا اصلاحات کا عمل چلنے دیں گے؟ یہ تو بجٹ
नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है। अभी कुछ ही अरसे के बाद एक अबूरी हुकूमत आएगी, अगर IMF से कोई अग्रीमेंट करना पड़ा और करना पड़ेगा तो फिर उन्हें तो एक नए सिरे से कोई बजट के खदोखाल पेश करने पड़ेंगे। और मुझे मालूम नहीं कि वज़ीर आज़म इतने यकीन से जो कह रहे हैं कि जी IMF की हमने सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं और अब कोई रुकावट नहीं है, तो कोई उनसे ये तो पूछे कि भाई सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो $6 अरब दोस्त ममालिक जो आप कोशिश कर रहे हैं, वो $6 अरब कहाँ से आएंगे? वर्ल्ड बैंक का भी उसमें शायद कोई पैसा है। वो ये कहते हैं कि पहले आपकी IMF के साथ एग्रीमेंट हो, तो एक बिल्कुल एब्सोल्युटली फरहान, आई थिंक यू रियली इन अ नटशेल जो आपने बात कही है कि सबसे पहले कि ये कि लेजिटिमेसी क्या बचती है जब आपके पास इतना कम टाइम है, और उसके बाद कैसे आपको पता है कि जब सारी शराइत जो हैं वो कंप्लीट हो गई तो IMF के साथ अब तक आप क्यों नहीं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में जा सके। खुर्रम, अब ये जितने भी फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, और क्योंकि मोटे फिगर्स के ऊपर हम बात करें, इन्फ्लेशन का जिक्र उज़ैर ने भी किया, आपने कहा इट्स अ मिक्सचर ऑफ बजट, फरहान ने भी यही कहा। इन्फ्लेशन को आप कैसे कट डाउन करेंगे, क्योंकि आपका पॉलिसी रेट भी बहुत ज़्यादा है। अब जो इंसेंटिव्स इन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में दिए हैं मेक्स वन फील उमूमी तौर पर कि शायद ये चाहते हैं कि बिज़नेस जो है उसको फ़रोग़ मिले और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जॉब्स क्रिएशन में आना चाहिए, खुशहाली में आना चाहिए। वो मुझे होता कभी नज़र नहीं आया। सो ये अगेन अपने इंटरेस्ट को सेल्फ गार्ड करने वाली बात है जो हर बजट्स में हम देखते हैं पर्टिकुलर सेक्टर्स। इन अ सेंस जी उसी टाइप की कोई चीज़ हो रही है यहाँ पे नादिया। आप देखेंगे जैसे जो सैलरी इंक्रीसेस दिए गए हैं, जो पेंशन इंक्रीसेस दिए गए हैं, ये एक सिग्नल है कि ठीक है जो सैलरी तबका है उनके लिए एटलीस्ट यहाँ से कुछ सहूलत मिल जाए। अब उम्मीद ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो फॉलो सूट करेगा और इतने ही इसी हिसाब से वो भी फिर सैलरी इंक्रीसेस अनाउंस करेंगे। जो मिनिमम वेज इंक्रीज़ की गई है 30,000 तक, हालांकि वो कम इंक्रीज है बाय कंपैरिजन टू जो सैलरी लोगों को दिया गया है। दीज आर द गवर्नमेंट ट्राइंग टू फाइट इन्फ्लेशन। जॉब क्रिएशन के लिए तो एज सच इसमें नहीं है कुछ। जो चीज़ें इंडस्ट्री ने मांगी थी ख़ास तौर पे वो बहुत कम मिला है इधर। आप देखें जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की जो वो एनर्जी सब्सिडी थी उसको तो ज़ीरो कर दिया उन्होंने फ़िलहाल। लेट्स सी आगे जाके अंडर प्रेशर उसको वापस ले आएँ। द प्रॉब्लम इज़ कि जब इनके टारगेट्स मीट नहीं होंगे और ये बोरोइंग के ज़रिए अपने गैप्स को पूरा करेंगे तो वो इन्फ्लेशन को फ्यूल करती है वो चीज़। और सैलरी तबके को तो उन्होंने दे दिया, वेज अर्नर्स को भी उन्होंने कुछ ना कुछ दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ से इनकी बोरोइंग की वजह से अगर इन्फ्लेशन मज़ीद फ्यूल हुई तो ये जो भी उन्होंने दिया होगा ये उससे निगेट हो जाएगा। तो you know that the risk with these kind of approaches to fighting inflation is कि it's self defeating। शॉर्ट टर्म में आप कुछ दे देते हैं लोगों को लेकिन आगे जाके वो निगेट हो जाती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट का हदफ भी, क्योंकि इसीलिए उन्होंने ज़ाहिर है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी रिलीफ वो दे रहे हैं, जो हमेशा मिलती है मराहत मिलती हैं एक्सपोर्टर्स को, हदफ $30 अरब रखा है। तो वो जो करंट अकाउंट खसारा है जिसके लिए आने के बाद भी इन्होंने कहा था कि वो इतना वाइडन हो जाता है कि उसको हम इंपोर्ट जो है हमने बंद कर दी थी, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन यू आर नाउ गोइंग टू लेट गो द बैन्स ऑन द इंपोर्ट्स, तो इसका मतलब ये कि वो भी तो फिर स्वेल होना शुरू होगा। बिल्कुल होगा। और स्पेशली अगर आप अभी 0.3% ऑफ GDP ग्रोथ रेट से आप जाएंगे टू 3.5% ऑफ GDP, दैट्स अ प्रीटी लार्ज इंक्रीज एज वेल। वहाँ से भी जो उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है, वर्ल्ड बैंक तो कह रहा है आपसे अगर 2 या 2.5% हो जाए ग्रोथ रेट बहुत बड़ी बात होगी, पर अगर आपने 3.5% का ऑफ GDP ग्रोथ रेट प्रोग्राम किया हुआ है तो मैं तो देखना चाहूँगा कि उसकी फिर एसोसिएटेड इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अभी कह रहे हैं कि $6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट रन करने का इनका इरादा है, एंड कीपिंग विद इन दैट मीन्स इनके एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर कोई अंदाज़न $19 अरब का फिर टोटल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स का बर्डन आएगा in the forthcoming year, and they are starting that, or उनका starting point is $4 billion in reserves. तो I think if exports don't keep pace, अगर remittances don't keep pace, और वहाँ पर उन्होंने 2-4 दिए incentives, remittance कार्ड आएगा आपको, immigration counters पे सहूलत मिल जाएगी। एक उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि आपको गन लाइसेंस मिल जाएगा रेमिटेंस कार्ड के अगेंस्ट। पता नहीं है शायद ज़रूरत पड़े
ओवरसीज वालों को वापस आने के बाद। उस पे मैं भी काफ़ी हैरान थी कि मतलब ये कोई इंसेंटिव है देने का कि आपको गन लाइसेंस मिल जाएगा पाकिस्तान में अगर आप रेमिटेंस करेंगे, व्हिच फेल बाय 13% इफ यू आर नॉट मिस्टेकन, जो कल के फिगर्स इन इकोनॉमिक्स। जी हाँ, समथिंग लाइक दैट, या अराउंड 30। जी, लेकिन जी वो नॉन प्रोहिबिटेड बोर का है, प्रोहिबिटेड बोर का नहीं है, तो ये ना समझे कि किसी को कलाशनिकोव मिलेगी। अच्छा, सही। उज़ैर, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ठीक है, मतलब जाहिर है कि वो टारगेट्स तो आप रखते हैं, लेकिन टारगेट्स अचीवेबल भी होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने इस बजट स्पीच से पहले एट द नेशनल असेंबली ये कहा कि पीपल, मतलब लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम रिलीफ देने को हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आप किसको देंगे? बेस पे कितने लोग हैं? सैलरी तबका आपका गवर्नमेंट का कितना है? पेंशनर्स आपके गवर्नमेंट के कितने? ये 23 करोड़ आबादी है की बात हो रही है, 21% इन्फ्लेशन पे, और फिर वही मिनिमम वेज। आई डोंट नो व्हाई वी डोंट मूव टू अ लिविंग वेज। लिविंग वेज करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा इस ज़माने में। व्हाट वुड यू से? आई मीन लुक, अगर ये बैलेंसिंग एक्ट इस बजट की देखी जाए तो अनरियलिस्टिक ही है, और उसके अंदर जो अजम्पशंस हैं वो 5 मिनट के अंदर एटलीस्ट मैंने जो ग्लांस किया, देयर आर लॉट ऑफ होल्स इन इट। तो मुझे नहीं लगता ये सर्वाइव करेगा बजट, और ये एज सच आगे इस पे कोई अमल दरामद इतना ज़्यादा होगा। बातें करने की तो अच्छी थी तकरीर में कि हम बिस बढ़ा रहे हैं और हम जो है आईटी सेक्टर को रिलीफ दे रहे हैं वगैरह। द बिग इशू राइट नाउ इज़ कि आपकी मईशत को इस्तेकाम चाहिए, और ये बजट इस्तेकाम नहीं लाएगा, क्योंकि आप जो रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं इससे डेफिसिट यानी कि खसारा भी बढ़ेगा, उस खसारे की वजह से कर्ज बढ़ेगा, उस कर्ज की वजह से आपकी बैरूनी जो करंट अकाउंट डेफिसिट साइड और फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ेंगी, और फिर आप आईएमएफ के चुंगल में वापस जाएंगे, बात करेंगे और ऑस्टेरिटी डिलीवर करेंगे। तो ये बजट बेसिकली इलेक्शन तक काम आगे चलाने की बात है, और उसके बाद मेरे ख्याल में डार साहब का प्लान है कि शायद वो हो या कोई और हो तो वो आईएमएफ से नेगोशिएट करे, सऊदी अरब और यूएई से वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि कोई $6 अरब और डिपॉजिट्स में आएंगे। अच्छा। चीन से भी कुछ इसी तरह का अमाउंट आएगा। तो इस सिचुएशन में मुझे तो नहीं लगता ये सारे इनफ्लोज इस तरह आएंगे जो पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन अगर उनके पास कोई प्लान है तो शायद वो अगले आने वाले घंटों में शेयर करें, लेकिन इस वक्त आई डोंट सी एनी realistic assumptions in this budget at this point in time. अच्छा, तो मैं आप तीनों से एक ही सवाल करूंगी। फरहान, आपसे स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे डार साहब बड़े नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग सब क्रिटिसाइज करते हैं। एक फेयर एनालिसिस बताइए ना, क्या कुछ किया जा सकता था कि ताकि इकोनॉमी को बैक ऑन एटलीस्ट उस डायरेक्शन की तरफ, ट्रैक भी नहीं, उस डायरेक्शन की तरफ ले जाएं कि वो ट्रैक पर हम पहले उसको डाल सकें, गिवन कि आपके पास एक क्राइसिस जो था वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का था, जिसको वो बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। सेकंड, आपका जाहिर है कि क्लाइमेट कैटास्ट्रफी थी, उसके हवाले से, और फिर ग्लोबल नेगेटिविटी जिसका जिक्र उन्होंने कल भी किया और आज भी किया, वो भी थे। जी फरहान। जी शुक्रिया। उनके किसी हमनवा ने कुछ ही दिन पहले मुझे शिकायत की थी कि जी आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो मैंने उस पर जवाब ये दिया कि किसी भी सहाफ़ी या एनालिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो सच्चाई पे कम से कम कायम रहने की कोशिश करें, और मैंने साथ ही उन्हें कहा कि वी आर नॉट चीयर लीडर्स। ये एक हकीकत है, और जो हकायक हैं वो सबके सामने हैं, कुछ ढके छुपे नहीं हैं। आज की बहुत ही परेशान कुन एक खबर, और ऐसी खबरें हमने देखी हैं जिसका बराह रास्त इकॉनमी से ताल्लुक़ तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, जो कि पाकिस्तान का असल क्राइसिस आपको दिखाता है। फैसलाबाद में नामालूम आपने खबर ये पढ़ी कि नहीं, फैसलाबाद से जो डॉन में ही आई है कि एक अस्पताल में 2 हमनाम खवातीन एडमिट हुई सर्जरीज के लिए। एक की टांग काटनी थी और एक का पित्ता निकालना था, गॉल ब्लैडर। तो जिनका पित्ता निकालना था, गॉल ब्लैडर निकालना था, उनकी डॉक्टर ने टांग काट दी, और जिनकी टांग काटनी थी उनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया। ये पाकिस्तान की हकीकत है। ये आप ज़रा पढ़ें। मैं तो पढ़ के बिल्कुल एक दफ़ा 1 मिनट के लिए हिल गया कि ये इस किस्म की भी काम खुदा बचाए इस मुल्क में होते हैं लोगों के साथ। ये जो बजट है इसमें कोई फीलिंग ऑफ क्राइसिस मुझे नहीं नज़र आ रही, और क्राइसिस की फीलिंग सब अच्छा कह के और हमें बता के और ये एम्बिशियस टारगेट्स रख के वो फीलिंग ऑफ क्राइसिस नहीं आती। इस वक्त तो लोगों को बताने की
ज़रूरत थी और ये करने की ज़रूरत है, हुकूमत के पास बावजूद इसके कि टाइम नहीं था, लेकिन कम से कम कह ही देते कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज मुल्क के ऊपर इतना बड़ा बोझ है कि जब तक के जो नुकसान देने वाली कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पे उन्हें बंद ना किया जाए तो पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह एनर्जी सेक्टर का की जो लॉसेस हैं उसका जो बोझ अवाम पे पड़ा है और पड़ रहा है और पड़ेगा। आप ये अंदाज़ा लगाएं, कभी हुआ नहीं था कि गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग हो, लेकिन ये हमारे इलाके में तो अब गर्मियों में गैस की भी लोड शेडिंग पहली दफ़ा मैंने देखी है। जी, कराची में भी हो रही है, ये भी हम आपको बता दें। जी, तो इस किस्म के और भी मामला आते हैं, तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या ये जो क्राइसिस सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान को आगे, ज़ाहिर है रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन कामयाबी से ले जाया जा सकता है कि नहीं। और अगर आप और हम ये सवाल पूछ रहे हैं तो IMF वाले भी तो ये सवाल पूछेंगे कि भाई ये बजट में आपने 30% FBR के रेवेन्यू टारगेट बढ़ा दिया, आप इतने स्लो डाउन में हैं, आप कहते हैं अगले साल 3.5% इकॉनमी बढ़ेगी, जो कि यकीनी तौर पे 12 नहीं कहा जा सकता, वो एक अलग बहस है। जी जी। तो आप क्या ये साबित करेंगे कि 30% रेवेन्यू बढ़ जाएगा? आपके पास वो जादू की छड़ी है क्या? सही सही, ये ओके, क्योंकि उज़ैर ने जाना है। खुर्रम, विद योर परमिशन लेट्स हैव दिस फ्रॉम उज़ैर फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू कम टू यू। उज़ैर, आप बताइएगा द बिग स्टेप्स जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो क्राइसिस लाइक सिचुएशन इन द बजट इनको नज़र नहीं आई फरहान को। क्या ऐसे बड़े इकदाम लेने की ज़रूरत थी आपकी नज़र में जिससे लगी आपको कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ वाकई PDM की ये गवर्नमेंट जाना चाहती है? देखें, पहले तो मैं एग्री करूंगा, पहली बात तो ये होनी चाहिए थी कि डार साहब अपनी स्पीच में आवाम से, पाकिस्तान के शहरियों से सच कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। बिजनेस एज यूजुअल उन्होंने पहले तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज किया और फिर वो आगे बिजनेस एज यूजुअल की तरफ चले गए। फिर हम बात करते हैं कि हुकूमत के एक्सपेंडिचर्स आपने कट करने हैं, तो हुकूमत का जो रनिंग एक्सपेंस है वो इस बजट के मुताबिक 30% बढ़ेगा। फिर हम बात करते हैं आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है, उसका कोई ऐसा जिक्र नहीं हुआ। फिर हम बात करते हैं टैक्स नेट को वाइडन करना है, तो ज़राअत है, रियल एस्टेट है, उसकी कोई बात नहीं की गई। और फिर हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, तो उसके अंदर मेजर अनाउंसमेंट्स क्या थी? मेजर अनाउंसमेंट्स ये थी कि आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपको जो है वो मराद दी जाएगी ताकि आप रियल एस्टेट खरीदें। भाई, जो मसला है इस मईशत का, लोग रियल एस्टेट में पैसा अपना लगा के बैठे हुए हैं, उसको आप सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि और इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि लोग डॉलर बेच के रियल एस्टेट खरीदें। आखिरी चीज़ इस बजट के अंदर जो सबसे कंसर्निंग है, वो आपने शुरू में भी कहा, आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कैश बेस्ड इकोनॉमी को। एक मुल्क के अंदर जहाँ मनी सप्लाई ऑलरेडी बढ़ रही है और वो इन्फ्लेशन, महंगाई जनरेट कर रही है, आप ऑलरेडी और इंसेंटिवाइज कर रहे हैं लोगों को कि वो कैश की तरफ जाएं, और कैश इनफॉर्मल है तो ना उससे टैक्स कलेक्ट होगा, ना उससे वो वैल्यू कैप्चर होगी जो सरकार को जिस वैल्यू की कैप्चरिंग की ज़रूरत है। तो होली अनइमेजिनेटिव बजट था, और अगेन इट शोज दैट द PDM इज आउट ऑफ आइडियाज। थैंक यू सो मच उज़ैर फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन इन फोकस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो खुद से पूछेंगे कि वो जो बड़े इकदाम लेने की ज़रूरत है, जो आज से नहीं बल्कि जब PDM की हुकूमत ने टेक ओवर किया था, वो तमाम तर माशी तज्ज़ियाकार कहते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। खुर्रम, इसको कैसे देख रहे हैं आफ्टर प्रेजेंटिंग द फेडरल बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? Right after this break. माली साल 2023-24 का बजट जो आज पेश हुआ, उस पर बात कर रहे हैं खुर्रम हुसैन से और फरहान बुखारी से। खुर्रम, आपसे मैं पूछूंगी, जो ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन से ऐसे फिर बड़े चीज़ें होनी चाहिए थी इस बजट में, या हुकूमत स्टेप्स ले सकती थी जिससे आप कहते हैं कि वाकई एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ गामजन हो रहे हैं हम? आई डोंट थिंक इस गवर्नमेंट के पास कोई गुंजाइश है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की, ठीक है, क्योंकि इनकी मुद्दत ही कोई मिड अगस्त में ख़त्म हो रही है, और जो इनका एक साल गुजरा है वो मेरे ख्याल में इनके लिए इतना ट्रॉमेटिक रहा है कि इसमें भी कोई मेजर रिफॉर्म करने की, आई मीन बहुत ही माइनर किस्म की, और या जो भी मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स करनी थी वही करते करते इनका सारा पॉलिटिकल कैपिटल ख़त्म हो गया था। तो स्पेस नहीं थी इनके पास करने की? स्पेस नहीं थी बिल्कुल भी। आउटगोइंग ईयर में तो किसी गवर्नमेंट के पास नहीं होती इतना हार्ड फॉट कंटेस्टेड आउटगोइंग ईयर जितना ये वाला रहा है, और भी कम। नंबर 3 के ये इस गवर्नमेंट का
का जब ये आई है, इसका पॉलिटिकल कैपिटल इतना वीक था। ये हमारी तारीख में पहली गवर्नमेंट है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आई है इनटू गवर्नमेंट। तो इनके पास वो ज़ीरो गुंजाइश थी अंडरटेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन द आउटगोइंग ईयर, लेट अलोन इन द फोर्थ कमिंग फिस्कल ईयर। अभी तो 6 हफ्ते की इनकी मुद्दत होएगी। आई थिंक अभी बेसिकली इनका सारा फोकस है कि जो जितना कुछ कर सकते हैं लोगों को कुछ रिलीफ वगैरह दे दें, ताकि जब जब उनसे वोट मांगने जाएं तो कम से कम कोई मुंह तो हो, कोई शक्ल तो हो उनके पास दिखाने ये भी है। और ये भी कि किसी तरह से ये सारी चीज़ें हम एटलीस्ट इस बजट डॉक्यूमेंट में डालते हैं कि कम से कम वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसका बहुत इंतज़ार है वो हो जाए। इज़ दैट ऑल्सो वाई यू सेड कि इट्स अ मिक्सचर, वो भी है, ये भी है, ये भी है। इट्स अ मिक्सचर। देखें कुछ इन्होंने कोशिश की हुई है अपने, मिसाल के तौर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के मुताबिक जो डेवलपमेंट बजट है शुड हैव बीन अबाउट 200 बिलियन रुपीस लेस देन व्हाट इट इज़ करंटली। ठीक है, फिर अगर आप उनके जो सितंबर का जो MEFP था उसमें जो अगले साल का प्रोजेक्टेड डेवलपमेंट बजट है तो उसके मुताबिक 200 अरब रुपए ज़्यादा ये लोग ओवर शूट किए हैं उसमें। That's a big deal. Number 2, staff level agreement के मुताबिक there should not have been salary increases given to anybody. उसके मुताबिक the revenue target जो है वो 9.2 ट्रिलियन के बजाय it should have been closer to 9.8 या 9.9 ट्रिलियन। आप तो कह रहे हैं 9.2 भी ये नहीं कर सकते, कहाँ से करेंगे? 9.2 means 2 ट्रिलियन रुपीस का इजाफी रेवेन्यू कलेक्ट करने का प्लान है इनका। उसकी थोड़ी सी अगर आप डिटेल देखें नज़र आता है कि 1 ट्रिलियन ये लोग इनकम टैक्स से लाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन सेल्स टैक्स से। मोटा मोटा इनकम टैक्स में मेजर्स क्या हैं जो 1 ट्रिलियन रुपीस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यील्ड करेंगे? चलो 1 ट्रिलियन नहीं तो बिकॉज कुछ तो उनको नॉमिनल GDP ग्रोथ और कुछ इन्फ्लेशन के थ्रू आ जाएगा, बाकी जो है वो कहाँ से आएगा? तो यू सी थिंग्स लाइक सुपर टैक्स का रेट जो है वो इंक्रीज़ किया गया है फॉर द वेरी लार्ज थिंग, 500 मिलियन रुपीज़ एंड अबव जिनके वो हैं इनकम। एक इसमें अभी स्टडी करने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्लॉज है इनकम टैक्स में ही कि 50% पिछले 3 सालों में जिस कंपनी के अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल गेन आया है और तो उसका 50% टैक्स जो है अप टू 50% उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मिसाल के तौर अगर कोई कंपनी है, मिसाल के तौर कोई बैंक है जिसकी फॉरेन ब्रांच है, उस फॉरेन ब्रांच में उनके पास कोई अपने डॉलर्स पड़े हुए हैं और डिवैल्यूएशन के बाद उन डॉलर्स की वैल्यू चढ़ गई, उनके डॉलर्स की रुपी वैल्यू चढ़ गई और आपने अपनी बुक्स में उसकी रुपी वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यू आर सडनली द वैल्यू ऑफ दैट एसेट दैट यू आर होल्डिंग देयर गोज अप। तो पोटेंशियली अब ये डिटेल्स मैंने नहीं पढ़ी, बट वो देखने के बाद पोटेंशियली उसके ऊपर एकदम से टैक्स लग सकते हैं ना। इफ यू रिमेंबर सेम टाइम लास्ट ईयर बैंक्स मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस सडनली बिकेम अ बिग इशू। यहाँ पे डिवैल्यूएशन हो रही थी, डॉलर्स ख़त्म हो रहे थे, हमें पता चला कि बैंक्स ने बहुत सारे वो जो प्रॉफिट्स बने थे वो फॉरेन एक्सचेंज और डिवैल्यूएशन की वजह से बुक हुए थे। अब लग रहा है कि दे आर नाउ रीचिंग बैक टू दैट मनी जो रिफाइनर्स और बैंक्स और इन लोगों ने उस मौके में बनाए हैं और उसमें से अपना हिस्सा ये लोग क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि डार साहब डिवैल्यूएशन के खिलाफ कल भी काफ़ी बोले हैं, आज भी बोले, जिस पर मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूंगी। फरहान, कमिंग टू यू, ये तो वो जो बिग स्टेप्स की बात कर रहे थे, क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था जिससे आप लोगों को लगता कि कहीं कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जा रही है? एक जो बात हमेशा कही जाती है कि हमेशा एलीट इकॉनमी या एलीट्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड किया जाता है जब कभी भी पाकिस्तान में बजट दिया गया। आज भी आप ठीक है, इंसेंटिव्स की रीजंस हैं कि एक एग्री बेस्ड इकॉनमी होनी चाहिए। एक तो खैर हमने अभी तक नहीं डिसाइड किया कि अभी अ मिक्सचर ऑफ इकॉनमी, एग्री बेस्ड होंगे, इंडस्ट्रियल बेस्ड होंगे, सर्विस सेक्टर है, क्या है, लेकिन बहरहाल इंसेंटिव्स तो आप दे रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि अभी भी उन लोगों को आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं, जो आज फोकस रहा है इन ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ का, कि जो या तो आपकी ऐवान में बैठे होते हैं, उनके बिजनेसेस हैं इसी किस्म के, और या फिर वो आपका पॉलिटिकल कैपिटल है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की जो मामला है साल से देखा गया है और वो हकीकत आज भी मौजूद है अपनी जगह पे, और वो ये है कि ये ज़रूरी इस्लाहात के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे पे इंहिसार करना काफ़ी नहीं है।
زرعی اصلاحات کے لیے اور بہت کچھ کرنا ضروری ہے. پاکستان میں حاکمیت کا ایک بہت بڑا بحران ہے. آپ اگر پیسے زیادہ دے کے کھاد یا بیج یا اور چیزوں کی سپورٹ کر دیتے ہیں تو وسیع پیمانے پہ جو اطلاعات ہیں ملک میں کھاد میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے, بیج کے معاملے پہ بھی ملاوٹ ہوتی ہے, ادویات جو زرعی ادویات ہیں ان پہ بھی ملاوٹ ہوتی ہے. وہ اتنا بڑا معاملہ آپ کا خراب ہوا ہوا ہے, اور یہ ایک زراعت سے منسلک ہی معاملہ نہیں اور چیزوں پہ بھی ہے. مثلاً آپ کو کیا یاد ہے کہ کبھی آپ نے سنا ہو, کب آپ نے آخری دفعہ سنا تھا کہ پاکستان میں کسی بااثر شخص کو ٹیکس کی چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہو؟ کم سے کم مجھے تو نہیں یاد پڑتا. میں نے تو کبھی نہیں سنا. جی اسی طرح زراعت کا معاملہ بھی ہے کہ جو ملاوٹیں ہوتی ہیں یا اور چیزوں کی خرابیاں ہیں وہ ان الزامات کی روشنی میں کبھی کسی کو گرفتار کیا گیا ہو, ان پہ قانون نافذ کیا گیا ہو, آج تک نہیں سنا. قانون کی چکی میں جو پستے ہیں وہ زیادہ تر بدقسمتی سے غریب لوگ ہیں. تو یہ جو انہوں نے باتیں کر دی, مختلف حکومتیں کرتی آئی ہیں کہ جی ہم نے سبسڈی دی یا سبسڈی بڑھا دی یا ہم نے فلاں سیکٹر کے لیے ایگریکلچر کے لیے پیسے زیادہ مختص کر دیے, اس سے جو ہمارا بنیادی فوڈ انسیکیورٹی کا معاملہ ہے جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے وہ آپ کا بہتر نہیں ہو سکتا. آپ کو اس کی بہتری کرنے کے لیے ایک پورے کے پورے نظام کی ضرورت ہے. وہ نظام اس نظام سے بہت مختلف ہوگا جو آج ملک میں رائج ہے. جب یہ ڈیولوشن کا کام ہو رہا تھا آج سے 20-22 سال پہلے, پریزیڈنٹ مشرف مرحوم کا زمانہ تھا, اس وقت بھی لوگ جو اعتراض کیا کرتے تھے میرے خیال میں وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا کہ آپ ایک نظام کو, چاہے وہ چلتا نہیں ہے, خراب ہے, پرانا ہے, لیکن آپ اسے اتنی جلدی ختم کر کے ایک نیا نظام ٹرائی آؤٹ کر رہے ہیں. اگر وہ بھی کامیاب نہ ہوا, فیل ہو گیا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور بدقسمتی سے بجائے اس کے کہ کوئی ہر پروونس میں ایک دو ڈسٹرکٹس کو لے کے وہاں پہ پہلے پائلٹ پروجیکٹ کرتے اور پھر اس نظام کو, ایک بہتر نظام کو, اصلاح شدہ نظام کو وسعت دیتے, وہ نہیں ہوا. تو آج یہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ قاعدہ قانون بدقسمتی سے, چاہے کراچی کے وہ یعنی زیادہ آمدن والے لوگوں کے محلے ہوں جہاں پہ پانی نہیں ہوتا, یا گاؤں دیہات کا معاملہ ہو جہاں پہ اور مسائل ہے, یہ قانون کا اطلاق نہ ہونا پاکستان میں ہر شعبے کے لیے مسئلہ بن گیا ہے, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے معیشت ہو, چاہے وہ معاشرہ ہو. اور یقیناً معیشت کے لیے یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. تو آج کا جو بجٹ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی نشستن گفتن برخاستن والی بات ہے کہ بس آپ نے سن لیا, ہم ڈسکشن پہ آ گئے, اب آگے 2 مہینے بعد کیا ہوگا, ڈاکٹر صاحب چلے جائیں, پوری حکومت آئے گی, پھر وہ کیا کرے گی, پھر الیکشنز ہوتے ہیں. یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں نا, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں کیونکہ الیکشن کا سال ہے, لیکن ہوں گے یا نہیں یہ تو ابھی بھی کسی کو کچھ نہیں پتا. بہرحال میں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. تو اہم ٹاپکس ہیں جس پر ہم ضرور بات کریں گے خرم سے اور فرحان سے. ایک ڈی ویلیویشن آف روپی, اور دوسری بات یہ کہ اگلا جو IMF کا پروگرام ہے, جب یہ اتنا سخت چیزیں ہم پاکستان کے عوام اس وقت فیس کر رہے ہیں, تو نئے پروگرام میں جانے کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے. رائٹ آفٹر دس ون. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے بجٹ کے حوالے سے. خرم, آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ ڈی ویلیویشن کے اوپر بڑی بات کی ڈار صاحب نے, اینڈ وہ اب کل بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا پرسنلی یہ ماننا ہے کہ بہت زیادہ روپی کو ڈی ویلیو کر کے اور پھر آپ اس وشس سائیکل میں چلے جاتے ہیں جس میں پھر آپ کا ایکسچینج ریٹ آپ کو بڑھانا پڑتا ہے, مہنگائی بھی جو ہے وہ بڑھتی ہے, پھر جب وہ انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہیں تو پھر اکنامی جو ہے آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے. اور وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے ڈالرز کا ذکر کیا تھا کہ جن کے پاس ہیں وہ یہ سن لیں کہ ریئل ویلیو 244 پہ اور آ جائے گا, اور اس کے بعد پھر آپ کو نقصان ہوگا. تو یہ کیا حکومت کچھ کرنے جا رہی ہے؟ اینڈ فرسٹ, ڈو یو ریئلی اگری کہ یہ جو روپی ڈپریسیٹ ہوا ہے یا ڈی ویلیو ہوا ہے, اس کو اسی طرح سے تھمے رہنا چاہیے تھا جیسے ڈار صاحب چاہتے تھے؟ دیکھیں, کسی بھی چیز کو اگر ایک obsession بنا لیں تو وہ انہیلدی ہوتا ہے. ڈار صاحب نے ایکسچینج ریٹ کو ایک obsession بنا لیا. ہی از ناٹ رانگ, وہ غلط بات نہیں کہہ رہے, وہ بات ان کی درست ہے کہ جب ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن اس چیز کو اگر آپ ایک obsession بنا لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ بس اگر میں صرف ایکسچینج ریٹ کو سنبھال لوں باقی سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, تو ٹھیک ہے, وہ وہاں بھی ایک ویشس سرکل پیدا ہو جاتا ہے.
اور وہ ویشس سرکل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ڈالرز ہیں ہی نہیں اپنے ایکسچینج ریٹ کو سنبھالنے کے لیے تو پھر آپ کیسے سنبھالیں گے؟ پھر آپ بوروئنگ کریں گے باہر سے. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہی ڈیڈ. 2014 میں جو پاکستان کی ایکسٹرنل بوروئنگ تھی آلموسٹ 10 فولڈ انکریز ہوئی ہے ایئر آن ایئر. اور 2017 تک پہنچ کے وہ ہمیں ایک ایسی لیول پہ لے آئی کہ اس کے بعد سے 2017 سے لے کے آج تک جو ڈیویلیویشنز ہوتی آ رہی ہیں وہ ان اے سینس وی آر جسٹ اسٹل پیئنگ آف 2013 سے 16 کے جو ایئرز تھے. اور روپی جو ہے وہ 100 روپے سے جا کے 300 روپے کو کراس کر چکا ہے 2017 سے لے کے آج تک, اور ابھی تک رک نہیں رہا. صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ جو 3 سال ڈار صاحب کی ایک ضد تھی اور ان کی ایک obsession تھی کہ انٹرسٹ ریٹ کو بھی کانسٹنٹ رکھنا ہے اور ایکسچینج ریٹ کو بھی کانسٹنٹ رکھنا ہے, اس کی قیمت آج تک پاکستان ادا کر رہے ہیں. اب وہ واپس آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دوبارہ یہ کام کرنا ہے, ایک بار دوبارہ ان کا شوق ہوا ہے. تو یہ آئی تھنک اس obsession سے ان کو اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے. ہی شوڈ ریئلائز کہ اگر آپ ایکسچینج ریٹ کو کانسٹنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ کے پاس وہ ریزروز ہیں to be able to do so. اور اگر نہیں ہے تو پھر borrowed money کے ساتھ ایکسچینج ریٹ کو سنبھالنا وہ بھی ایک ویشس سرکل ہے, اس کے بھی ایک برے اثرات ہوتے ہیں جو آج کل ہم لوگ بھگت رہے ہیں. تو میرے خیال سے روپی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے فرحان بجائے یہ کہ اس ڈی ویلیویشن کو آپ بالکل روکے رکھیں, زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی اکنامک پروگریس کی طرف, اس ریفارمز کی طرف زیادہ جائیں تاکہ آپ کی اکانومی گرو کرے اینڈ آٹومیٹکلی پھر آپ کا جو کرنسی ہوتی ہے وہ ظاہر اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے. جی دیکھیے یہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, لیکن یہ آبجیکٹو اگلے 6 یا 8 ہفتے میں تو نہیں ہوگا نا. یہ اس کے لیے تو آپ کو کچھ وقت چاہیے اور محنت کرنی ہے اور ایک ریالٹی چیک کی ضرورت ہے. اب ڈار صاحب کی باتیں سن کے خاص طور پہ جب وہ ایک بلومبرگ کی کسی رپورٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ کسی نے پریڈکٹ کیا ہے کہ روپیہ 240 یا 244 پہ بھی آ سکتا ہے اگر یہ ڈیٹ کا معاملہ کچھ ریزالو ہو جائے, آئی ایم ایف کے ساتھ ریلیشن شپ ریسٹور ہو جائے. تو وہ ایک مثل مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی کافی ہے. وہ تنکا ہے ان کے پاس. وہ 10 اور جگہوں پہ جہاں پہ میں نے پڑھا ہے کہ 300 روپے سے زیادہ کی پریڈکشن ہے, اور اللہ بہتر جانتا ہے آگے کیا نمبر ہوگا. کچھ تو ایسے نمبر ہیں جو کہ اصولاً میں پبلک میں اس لیے نہیں بیان کرتا کیونکہ وہ لوگ سن کے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ فلاں شخص کی پریڈکشن ہے, اور میں بے یقینی اس طرح نہیں پھیلانا چاہتا. لیکن یہ 240 یا 240 روپے کا ممبئی میں جو اینالسٹ ہیں وہ کبھی پاکستان نہیں تشریف لائے, اور جو 300 روپے اور اس سے زیادہ کی فور کاسٹ کئی لوگ کر رہے ہیں اور اس سے بہت زیادہ کی بھی کر رہے ہیں, ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان تشریف لائے. تو ڈار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان پہ پہلے بھی تنقید ہوتی تھی, وہ حقیقت ابھی بھی قائم ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں. معیشت کی جو اس وقت بدحالی ہے پاکستانی معیشت کی, اس کے لیے آپ کو بہت ہی کوئی منجھے ہوئے اکانومسٹ اور پالیسی میکر کی ضرورت ہے جو کہ وہ بدقسمتی سے نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے کئی مہینوں سے انہوں نے اپنا جو ٹینیور شروع کیا تھا تب سے وہ غلطیاں کرتے آئے ہیں, لیکن وہ خاندانی معاملہ ہے تو اس لیے ان کا کام چل رہا ہے اور ایک مضبوط وزیر خزانہ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان کی پیکنگ جو آ رہی ہے وہاں سے وہ آپ کو اور ہمیں سب کو علم ہے. آئی ایم ایف کو جو انہوں نے شروع کیا تھا کام, اور پھر دیکھیے آج کی تقریر میں انہوں نے ماضی کی حکومت پہ تنقید کی اور ذکر بھی کیا. ٹھیک ہے بھائی, وہ ماضی کی حکومت پہ الزام بالکل جائز ہے کیونکہ ان کے زمانے میں بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن پھر اس 13 جماعتی پی ٹی ایم اتحاد میں بالکل اپنی پرفارمنس, وہی میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ وہ ماضی کا تقابلی جائزہ لے کر لگ رہا تھا کہ بہت کوئی خطرناک چیز وہ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں, اس لیے وہ پیچھے ہم کو لے کے جا رہے ہیں. میرے پاس صرف 1-1.5 منٹ رہتا ہے. پینشنز کا بوجھ آپ نے کہا, سیلریز کا کہا کہ اگر آئی ایم ایف کے اکارڈنگ کرتے تو یہ نہیں ہوتا, بہت ساری چیزیں نہیں دی جا سکتی تھیں. یہاں میں مینشن کرتی چلوں کہ پینشنز جو اناؤنس ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں نہیں ملتی یہ نہیں پتہ. آج ڈی چوک کے اوپر بھی ریڈیو پاکستان کے پینشنرز نے بڑا احتجاج کیا کہ 3 ماہ سے یہ حکومت ان کو پینشن دینے میں ناکام رہی ہے. سو یہ بھی ایک حقیقت ہے جو انفلیشن لیولز بڑھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں خرم کہ اف وی گو انٹو انادر آئی ایم ایف پروگرام, جو کہ آپ نے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جانا پڑے گا جب الیکشنز ہوں گے اس کے بعد حکومت آئے گی, پھر کیا کنڈیشنالٹیز ہوں گی؟ ابھی لوگ واقعی سانس نہیں لے پا رہے. مطلب اس آبادی کو آپ دیکھیں, آپ سب کو بسم میں نہیں ڈال سکتے.
आप सबको टारगेटेड सब्सिडीज यूटिलिटी कॉर्पोरेशन से नहीं दे सकते। नादिया, अफसोस की बात यह है कि आई थिंक जो इसके बाद प्रोग्राम आने वाला है वो आई थिंक, अब मैं ज़रा केयरफुली अपने अल्फाज चूज़ कर रहा हूँ ताकि ये ना लगे कि बहुत हाइपरबोलिक हो रहे हैं और समथिंग, लेकिन इट्स इंटायरली पॉसिबल कि वो हमारी तारीख का सबसे सख्त प्रोग्राम होगा। जिस हिसाब के अब प्रेशर्स बिल्ड हो गए हैं इस इकॉनमी में, उनको निकालना और उनको आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन आउट करने की तो अब गुंजाइश नहीं है, लेकिन उनको डिसिपेट करना अगली गवर्नमेंट का काम होगा। एंड आई थिंक ऑन द फिस्कल एंड ऑन द एक्सटर्नल दो चीज़ें हैं जहाँ पे इसका मेजर इम्पैक्ट आएगा, एक तो एक्सचेंज रेट एंड दूसरा इज़ इंटरेस्ट रेट, इन दोनों में। एंड फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस को अब्जॉर्ब करने के लिए जो टैक्सेस और इन चीज़ों में इम्पैक्ट आएगा, इट विल प्रोबेबली बी वेरी टफ एंड मे बी कंपेरेबल टू हमने 2000 में जो स्टैंड बाय फैसिलिटी इम्प्लीमेंट की थी, बट पॉसिबली मच टफर स्टिल। लेकिन माइंड यू, वो तो एक मिलिट्री डिक्टेटर ने इम्प्लीमेंट किया था वो वाला प्रोग्राम, तो बस चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं। थैंक यू सो मच खुर्रम फॉर बीइंग विद अस। फरहान, आपका बहुत शुक्रिया। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन डॉन न्यूज़ पर जारी रहेगी। इन्फो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।